मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरे बच्चे, सुपर सेट की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां हम हर एग्जाम के जो टॉप शिफ्ट हैं केवल उनको उठाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चे, ये एसएससी सीजीएल 2025 वाली शिफ्ट है, 15 सितंबर 2025, जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन मैं यहाँ लेने लग रहा हूँ। सुपर सेट 1 है। आइए, और यहाँ मेरा उद्देश्य आपको सवाल समझाना है, ना कि खुद करना है। देखिए यार, सवाल में कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करके बताइए। तो मेरे बच्चे, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आंसर भी पॉइंटों में, और ये सारी चीजें पॉइंटों में इजीली रखी जा सकती है। जैसे 3/5 को अगर पॉइंटों में रखेंगे तो 0.6 होगा, तो ये आ जाएगा 1.6। तो ये है 32, 32 में से 16 गया तो आप कहेंगे 16 बचा, यानी 1.6 बचा। अगर यहां आए तो मेरे बच्चे, ये 1/4 जो होता है वो डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है क्या? 2.25 को, 2.25 को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, और डिवाइड कर रहे हैं 0.5 से, डिवाइड कर रहे हैं मेरे बच्चे 0.5 से। अब आप काटेंगे कि सर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, और यहाँ 2 पे है या 1 पे, तो एक अंक पे अभी भी रह जाएगा, यानी ये वाली जो वैल्यू आएगी 4.55। जब ऐड करेंगे तो 6 5 11, 4 5 रिक 6, यानी आंसर आ जाएगा 6.1। अगर हम चाहें तो इसको भी फ्रैक्शन बना ले 1/2, ये 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा। उस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस बिक्री, विपणन और संचालन के बीच इतने के अनुपात में वितरित किया जाता है। देखिए, हर सवाल को 2 से 3 बार समझिए, पढ़िए जब तक वो समझ ना आए। मेरे लिए बहुत आसान होगा इस सवाल को पहले से पढ़ के आना और आपको 1 सेकंड में समझा देना। लेकिन जब पेपर में पहली बार सवाल देखा जाता है तो वक्त लगता है, तो हम एक्चुअल प्रदर्शन पे जाएंगे, ना कि दिखावे पे। देखिए, सवाल ने कहा कि 36,000 रुपए का वार्षिक बोनस है, और ये 3 चीजों पे है, बिक्री, विपणन और संचालन, यानी मार्केटिंग, ऑपरेशन और सेल्स पे है। इसमें वितरित किया जाता है। मार्केटिंग टीम निर्माण के लिए 3,000 रुपए, कहता है मार्केटिंग टीम 3,000 रुपए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और एक इंटर्न के लिए 1,500 का उपयोग करती है। और फिर शेष राशि को 5:4 के अनुपात में 2 शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं को आवंटित करती है। तो कम हिस्से वाली शीर्ष प्रदर्शनकारी का कितना हिस्सा मिलेगा? यानी वो ये कह रहा है कि 36,000 को हमने बांटा है 4:5:3, और इस 4-5-3 की अगर हम कहानी देखें तो सबसे पहले वाला हिस्सा है सेल, फिर हिस्सा है मार्केटिंग, और फिर हिस्सा है मेरे बच्चे ऑपरेशन। तो हमें अगर मार्केटिंग पे ही जाना है तो मार्केटिंग का हिस्सा कितना है? 5। तो टोटल 4 5 9 और 3 12, टोटल हिस्सा 12 यूनिट है। 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15,000। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग पे जो खर्चा हो रहा है वो 15,000 का खर्च हो रहा है। अब इस 15,000 में कह रहा है कि 3,000 रुपए तो मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च हो जा रहे हैं, बिल्डिंग के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, सॉरी, और 1,500 रुपए एक इंटर्न पे खर्च हो जा रहे हैं, यानी 3,000 और 1,500 मतलब हम कहेंगे 4,500 रुपए तो खर्च ही हो जा रहे हैं। अब जो बाकी पैसा बचा, बाकी कितना पैसा बचा? 10,500। कहता है ये जो पैसा बचा है इसको बांटा जाता है किस रेशियो में? 5:4 में, 5:4 में बांटा जाता है। तो कहता है कम हिस्से वाला, यानी छोटे वाला हिस्सा, मतलब 4 वाली वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 4/9, क्योंकि 4 और 5 9। अब इसकी वैल्यू हमको पता करनी है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। हम इस बात को समझ रहे हैं कि 3 से तो कटेगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि 5 और 1 6 बन रहा है, तो ये आ जाएगा 35, यानी 3500। लेकिन ये 3 काटेगा नहीं, यानी आंसर पॉइंटों में आएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। अब दोनों ऑप्शन गौर से देखो, बहुत दूर दूर है। आप कहेंगे बिल्कुल दूर है। अगर दोनों ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो अगर मैं 3 से इसे भाग भी दे दूंगा तो 1.33 आएगा, तो 3500, और फिर 1.3 निकालेंगे तो लगभग 1,000 और जोड़ देंगे, यानी 4500, तो आंसर आएगा 4667। फिर से समझाता हूं इसी बात को। मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन दूर है, 2 ऑप्शन हमें समझ में आया, ए और सी। अब मैं कह रहा हूं कि 3 से मैं इसे भाग भी दे दूं, और मान लो यहां 3600 भी लिखा होता, कितना? 3600, तो 3 से काटते तो 1200 आता, 12 चौक 48, यानी 4800 से जो छोटा ही आंसर होता, ये तो बहुत बड़ा था। तो वैसे भी ऑप्शन सी समझ में आया। आए, देखिए यार, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत भिन्न को सही सरलीकृत मान दर्शाता है? देखिए यार, फ्रैक्शन छोटे रूप में रखिए तो मैं डायरेक्ट सोल्व करना उचित समझूंगा। अगर ये कुछ ज्यादा रूप होता तो हम फिर उस फार्मूले की तर्ज पर इसको लिखने की कोशिश करते। बहुत छोटा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी हेडेक हमारे पास है नहीं। आइए देखते हैं मेरे भाई, समझे तो ध्यान से देखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 यहां है, 2 प्लट के ऊपर, 5 दूनी 10 और 2 12, 12/5, मतलब 12/5, तो 5 प्लट के ऊपर आया, नीचे 12 आया, 12 कम 12 और 5 17/12 आया आंसर मेरा। तो ये चीज ऐसी थी जो हमें सीधी कर लेनी थी, अदरवाइज फिर हम वो ट्रिक लिखते, यहाँ 1 2 लिखते, और फिर ये 2 2 1 को लिख लेते, या 2 2 को लिख लेते, बाद में उसको करते। तो मुझे लगता है इसमें टाइम नहीं खपाना था, छोटा डाटा था तो हमारा सीधा ही हो जाना था। आइए भाई, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहता है कपिल ने एक व्यवसाय में 1,00,000 रुपए का निवेश किया, और आखिरी में हमसे रेशियो पूछा है, तो स्टार्टिंग से ही चीजों को रेशियो में लीजिए।
कहता है 3 महीने बाद मनीष 80,000 रुपए के साथ शामिल हो गया, 3 और महीने बाद कपिल ने 40,000 रुपए निकाल लिए, तो कहता है अंत में उनका लाभ कितना है। तो मेरे बच्चे सिंपल रेशियो लो, यहाँ 4 जीरो काटी जा सकती है, बिल्कुल कट गई, यहाँ 4 जीरो कट जाएगी जी, बिल्कुल कट गई, यहाँ 4 जीरो कट गई जी, बिल्कुल कट गई। अब सर हम ऐसे भी देख सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 को 10 से काटेंगे तो आया 2.5। तो सवाल वो ये कह रहा है कि कपिल ने एक व्यवसाय शुरू किया, 2.5 रुपए इन्वेस्ट किए कपिल ने। आपने कहा जी ठीक है। 3 महीने बाद मनीष आ गया 2 रुपए के साथ, तो मनीष 3 महीने बाद आया और 2 रुपए के साथ आया, तो 12 महीने में से 3 महीने हो गए, तो बचे कितने, 9 महीने बच गए। 3 और महीने बाद कपिल ने 1 रुपया निकाल लिया, 3 और महीने बाद यानी 3 और 3 6, तो मतलब 6 महीने तक तो ये कहानी रही, फिर 1 रुपया निकाल लिया तो बचा कितना, 1.5, फिर 6 महीने ये कहानी चली। तो कहता है कि यार इनका प्रॉफिट रेशियो बताओ। तो भाई 2.5 को 6 से करेंगे तो 15 आया, और 1.5 को 6 से करेंगे तो 9 आया, 15 और 9 24, यानी यहाँ 24 रुपए लगाया, तो यहाँ 18 रुपए लगाया, तो 6 18, 6 चौक 24, आंसर आ गया 4:3, ऑप्शन ए। देखिए मेरे बच्चे, फिर से पार्टनरशिप का सवाल है। सवाल ने आखिरी में एक लाइन बोली, और वो लाइन ये थी कि भाई 40,000 रुपए का कुल प्रॉफिट है, तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात करिए। 40,000 के प्रॉफिट में ए का हिस्सा ज्ञात करना, मतलब हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा। तो सबसे पहले आसान चीज देखो, यहाँ 60,000 है और 90,000 है, तो भाई 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9। तो इनकी कैपिटल की कहानी हमें समझ में आ गई कि भाई ए ने 2 रुपए लगाए हुए हैं और बी ने 3 रुपए लगाए हुए हैं। लेकिन कह रहा है ए का निवेश 10 महीने के लिए था और बी का निवेश 8 महीने के लिए था। फिर से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 से काटेंगे तो 5:6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा। यानी इन्होंने जो पैसा बांटा है वो 5:6 के अनुपात में बांटा। कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात करें, तो ए का हिस्सा है 5 तो प्रॉफिट हुआ भाई 40,000, उसमें अपने को हिस्सा चाहिए 5, और टोटल कितना हुआ, क्या, ये हिस्सा हमको चाहिए। अब देखिए यार, मैं 2-3 तरीके से इस सवाल में कैलकुलेशन समझाता हूं, बहुत जरूरी है कैलकुलेशन ब्रेक करना, और यही चीज सुपर सेट का फायदा है। ध्यान देना क्या, देखिए एक तो मैं मूर्खों वाला तरीका बिल्कुल आसानी से समझ जाता कि अगर ऑप्शन इतनी दूर दूर है, अगर यहाँ 44,000 भी होता तो 11 से काटता, 11 चौक 44, 4,000, 4 5 20, यानी 20,000 आंसर आता। ये तो 44 से छोटा है, तो 20 से छोटा होगा, वो एक ही ऑप्शन है। दूसरा, हम सबको एक बात और समझनी होगी, मैंने आपको कैलकुलेशन की 12 वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है, उन्हीं वीडियो में यह समझाया है कि जब भी बेटा 1/11 आता है फ्रैक्शन में, जब भी 1/11 फ्रैक्शन में आता है, तो डेसिमल के बाद 0.090909 रिपीट होना शुरू हो जाता है। आपने कहा हाँ सर, बात तो आपकी सही है। ध्यान से अगर देखोगे तो 4 जीरो तो ये रही, और 5 को 4 से गुना करोगे 20, तो 1 जीरो और रही, यानी 5 जीरो हमारे पास ऑलरेडी। तो आपके पास जो कहानी बनेगी ना, वो 2/11 की बनेगी, और 2/11 जो होगा इसका डबल होगा, यानी 0.18, ये चलती जाना है इसका लगातार, अगर आप समझदार हुए तो। अब बहुत सारी जीरो हैं, तो डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाना है, 5 अंक आगे शिफ्ट हो जाना है, लेकिन आंसर का प्रारूप हर हाल में ये रहेगा 18 18 18 18। तो देखो 18 18 18 एक ही जगह तो है ये। मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो मतलब ऑप्शन बी यहां मेरा बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। फिर से अपनी बात समझाता हूं, जब भी 1/11 होता है तो इसका डेसिमल रूप 090909 रहता है। मैंने कहा कि यार अगर इस जीरो को हटा दे, 4 जीरो यहां होगी, 5 को 4 से क्या 20, तो 1 जीरो, यानी 5 जीरो हो गई। आपने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे 2, तो 2/11 करेंगे तो इसका डबल करेंगे, तो 18181818 आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि 1818 के मतलब इसकी तरीके का कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे केवल एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी। भाई ऑप्शन अगर बहुत नजदीक होते तो भी तो आपकी समझ तैयार होनी चाहिए ना, आपके पास तरीके होने चाहिए कि कैसे सवाल को ब्रेक करें। आइए मेरे भाई, कह रहा है द ओवरऑल एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिस है 16,000। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों की कुल औसत वेतन 16,000 है, अधिकारियों का 28,000 है, नॉन ऑफिसर का 10,000 है, 15 अधिकारी, तो गैर अधिकारी कितने। मेरे भाई ये सवाल 50 बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल पी भाई को। सवाल में कह रहा है कि भाई सभी का जो औसत है वो 16,000 है। आपने कहा ठीक है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि हमें जब रेशियो ही लेना है तो पहले जीरो कटती हो काटो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, और भी कटता है, हाँ सर कटता है, मिश्रण ही कर रहे हैं ना। तो 2 से काटा 8, 2 से काटा 14, 2 से काटा 5। अब हमें पता चला कि भाई जो ऑफिसर है उनकी सैलरी 14 है, नॉन ऑफिसर की सैलरी 5 है, और सभी का मिश्रण 8। तो देखिए यार, ये ऑफिसर है, इस बात को ध्यान रखना, और ऑफिसर की संख्या रखी 15, तो नॉन ऑफिसर पूछा है, तो भाई 14 में 8 गया 6, और 8 में 5 गया 3, तो 3 यूनिट 15, 1 यूनिट 5, तो 6 यूनिट 30, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। कहता है 3 संख्याएं ऐसी हैं कि जब उनमें से किन्हीं दो का योग तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है
तो परिणाम क्रम से 210, 198, 192 आता है। तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए यार, ये सवाल अब पूछा है इन्होंने सीजीएल 2025 शिफ्ट थर्ड में, लेकिन ये सवाल इससे पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये पूछे 2018 के रेंज में। मैंने इसीलिए यहां क्या किया है कि 7 ए 2-3 सवाल बना के दिए हैं आपको इस तरीके के। ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन को हमें समझना है। मैं आपको 15 मिनट में करा दूं, पहले से मैं पढ़ लूं सवाल को, और फिर आपको 15 के मैं 5 मिनट में खत्म करा दूं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपका, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत बुरा परिणाम देगा, इसलिए बेटर है सीखने आइए। अब देखिए, कह रहा है कि 3 संख्याएं जब उनमें से किन्हीं 2 के योग को तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है, जैसे 3 संख्याएं ए बी सी, कह रहा है इन 2 के योग को तीसरे के आधे में जोड़ा जाता है, तो रिजल्ट जो आता है वो 210, अगला आएगा 198, उससे अगला आएगा मेरे बच्चे 192। आपने कहा ठीक है। किन्हीं दो के औसत में जब किन्हीं दो के योग में तीसरी संख्या जोड़ी जाती ना सॉरी किन्हीं दो के योग में तीसरी संख्या का आधा जोड़ा जाता है। अब कहानी क्या होगी? यही सेम कहानी रिपीट होगी। यहां हो जाएगा a प्लस सी और यहां आ जाएगा b बाई 2। ध्यान से देखोगे तो यहां आ जाएगा a बाई 2, यहां b प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि किन्हीं दो में तीसरे का आधा जोड़ते हैं। जब आप इन्हें जोड़ने जाएंगे तो होगा क्या कि a 2 बार तो यहां आ गया और आधी बार यहां आ गया, तो 2 और आधा यानी 2.5 बार आएगा। 2.5 का मतलब 5/2 बार आएगा a, तो 5/2 बार आएगा a, 5/2 बार ही आएगा b और 5/2 बार ही आएगा c। इधर जोड़ेंगे तो 8 2 10, 9 और 1 10 और 9 19 और 1 20, 2 और 4 4 और 2 6, 600 आया। 5 से काटा 120, 2 से गुना किया 240। तो यानी a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 240। अब आपसे पूछा क्या है? कहता है तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो तीनों का जोड़ बटे 3 यानी इसे 3 से भाग दे दें, तो आंसर आया 80। क्या आप समझ पाए? ये सीजीएल 2025 में सवाल पूछा 7वां नंबर पे। मैं इसी की तरीके के 2-3 सवाल और बता रहा हूं जो थोड़े डिफरेंट है और जो समझने लायक है आपके। जैसे आइए सवाल पे, मैंने ऑप्शन थोड़े इजी करके दिए हैं, उसने थोड़े ऑप्शन मतलब कुछ और पूछा था, मैं समझाने के लिए लाया हूं सवाल। जैसे यहां सवाल में कह रहा है देयर आर 3 नेचुरल नंबर, इफ एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर इज एडेड विद द थर्ड नंबर द रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड दिस, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर। तीनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शन से जा सकते हैं सवाल को, है ना, कि भाई किन्हीं दो के औसत में, तो 17 और 9 26, 26 का आधा 13, मतलब औसत क्या आया 13, 13 में 5 जोड़ा 18, तो एक संख्या 18 आ रही। नेक्स्ट टाइम मैं 9 और 5 14, 14 का आधा 7, 17 में 7 जोड़ा 24 भी आ रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं 17 और 5 22, 22 का आधा 11, क्योंकि औसत में तो दो संख्याओं का जोड़ बटे 2 होगा, और 11 और 9 20, तो मैं ऑप्शन से ऐसे जा सकता हूं। लेकिन आपको ऑप्शन से अलावा भी सवाल को सीखना चाहिए, क्योंकि ये चीज उन्होंने टच की है, 2018 में पूछा था और अब फिर से पूछा है, तो सीखना चाहिए। देखिए सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई किन्हीं दो संख्याएं, हम 3 संख्याएं एबीसी ले रहे हैं, तो किन्हीं दो के औसत में, मतलब दो का जोड़ दोनों संख्याओं का योग बटे 2 में जब तीसरी संख्या जोड़ी जाती है तो परिणाम आता है 24। ऐसे नेक्स्ट टाइम परिणाम आता है 20, उससे नेक्स्ट टाइम परिणाम आता है 8। अब आप मेरा पॉइंट समझेंगे क्या? जैसे वहां सवाल था सेम वही सवाल है। यानी यहां मैं अगर a बाई 2 प्लस b बाई 2 लिख रहा हूं, तो नेक्स्ट टाइम मैं यहां क्या लिखूंगा? तो यहां मैं a बाई 2 प्लस c बाई 2 लिखूंगा और यहां b जोड़ दूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं यहां c बाई 2 b बाई 2 जमा a जोड़ दो। यही तो कहानी होगी। आपने कहा हाँ यही कहानी होगी। अब दिमाग अगर आप दौड़ाओगे तो आधा बार यहां है, आधा बार यहां है, तो एक और एक ये 2, तो जब इन्हें जोड़ रहे होंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और यहां a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इन्हें जोड़ेंगे तो देखो 4 और 8 12, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, 62 है, 2 2 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 31। यानी a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे बच्चे आएगी 31। यानी बड़ी बात यह है सवाल समझने की, किन संख्याओं का योग होगा 31। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं इसमें, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ऐसे जब भी सवाल आए ना जहां आपको कहे 3 संख्याएं हैं और इनमें किन्हीं दो के औसत में तीसरे को जोड़ते हैं, तो रिजल्ट जो आता है वो R1 R2 और R3 आ। तो इसमें हमेशा एक ट्रिक ध्यान रखिए कि इन संख्याओं का जो जोड़ होगा ना वो हमेशा ही इन रिजल्ट के जोड़ का आधा होगा। इन संख्याओं का जो जोड़ होगा इन रिजल्ट का हमेशा ही आधा होगा। ऐसे ही और सवाल आपसे पूछेगा, कहेगा 4 संख्याएं ए बी सी डी, फिर कहेगा किन्हीं 3 के औसत में, यानी किन्हीं 3 के औसत में जब चौथी संख्या जोड़ते हैं तो रिजल्ट R1 R2 R3 R4 आते हैं। ऐसे रिजल्ट आते हैं।
तो आपसे सवाल में पूछ लेगा कि चारों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो भी तरीका यही होगा कि चारों संख्याओं का जो योग होगा ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो हमेशा ही R1 R2 R3 R4 बटे 4 होगा ना, बटे 2 होगा, माफ करना। यानी ऐसे कितनी भी संख्याएं पूछे, जैसे कहे 3 में किन्हीं 2 के औसत में तीसरी जोड़े, तो भी तीनों का जोड़ सारे रिजल्ट का आधा। अगर कहे 4 संख्याएं किन्हीं 3 के औसत में चौथा जोड़े, तो भी यही। अगर कहे 5 संख्याएं किन्हीं 4 के औसत में पांचवी संख्या जोड़े, तो भी सभी संख्याओं का जोड़ उन सारे रिजल्ट के जोड़ का आधा होता है। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप जोड़ निकाल लेते हैं तो समझिए बहुत कुछ निकल जाता है। जैसे कहा कि 3 संख्याएं 2 के औसत में तीसरी जोड़ी, तो बस इन तीनों को जोड़ो, 1 2 3 जोड़ रहे हैं तो 62 आया, 62 का आधा करेंगे मतलब 31, यानी उन तीनों संख्याओं का योग 31 होगा। और अगर आप तीनों संख्याओं का योग 31 निकाल गए तो संख्या निकालना तो बेहद आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल ने कहा कि भाई a प्लस बी, इनके औसत में जब तीसरी संख्या जोड़ते हैं तो रिजल्ट 28 आ रहा ना 24 आ रहा है। हमने कहा ठीक है। मैं कह रहा हूं यार 2 से ना सबको गुना कर दो, तो 2 से इधर भी कर देते हैं, इधर भी, आराम से समझना। अब मैं इस चीज को ऐसे लिख लेता हूं, a प्लस बी प्लस सी, और ये 2c को मैंने c जमा c लिख दिया, ये 24 गुना 2 आया। आपने कहा ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 सेकंड में आ गई 31, 31 उधर ले जाएंगे माइनस आएगा, तो c की जो वैल्यू आएगी 24 गुना 2 माइनस 31। अगले पार्ट की जो वैल्यू होगी वो 20 गुना 2 माइनस 31 आएगी। ये चीजें आपको पकानी पड़ेगी। पकाएंगे कैसे? जब आप इन चीजों को अपने हाथ से करेंगे ना डिटेल में, तब ये रिजल्ट आपको याद आएंगे। जैसे सेम ऐसा ही सवाल आपसे पेपर में पूछा, यहां कहता है 4 नेचुरल नंबर है, किन्हीं 3 के एवरेज में चौथा नंबर जोड़ा जाता है तो रिजल्ट आता है 29 23 21 17। 29 23 21 17। अगर सवाल में ये पूछा होता कि चारों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो उसका एक बेसिक तरीका है कि जोड़ो 9 और 1 10, 7 3 10 20 आया, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 90 है। इसका आधा कर देंगे ना तो डायरेक्ट वही मेरा जोड़ आएगा। अब हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। भाई 45 देखना है जोड़ किसका आ रहा है, तो 2 और 1 3, ये तो 45 बना नहीं रहा, या नहीं बना रहा। जैसे 21 और 9 30, 12 3 15, ये 45 बना रहा है। यहां जाएंगे तो देखो 21 और 9 30, 5 3 8, ये नहीं बना रहा। ये 12 और 8 20, और ये 12 नहीं बनाएगा 45। अब यहां देखें तो भाई 9 और 3 12 12 24, 24 और 15, ये भी 45 नहीं बनाएगा। तो हम ऑप्शन से तुरंत सवाल को छांट सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं आगे। कहता है यार एक प्रतियोगी परीक्षा में 120 प्रश्न है जिनमें 3 खंड है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए दोस्त, आप सीखिए और भाई अपना फीडबैक जरूर देना सवाल ऑप्शन में, ना मतलब कमेंट में। सवाल ने कहा कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 120 प्रश्न जिनमें 3 खंड है। 3 खंड कौन कौन से हैं? 120 सवाल है जिसमें पहला है जीके वाला, जीके में 20 सवाल है। उससे अगले वाला है रीजनिंग का, इसमें 50 सवाल है। और उससे अगले वाला है मेरे भाई इंग्लिश का, इसमें भी 50 सवाल। अब कह ये रहा है कि कैंडिडेट ने 70% सवालों के सही जवाब दिए जीके में, 70% यहां सही स्कोर किया, 50% रीजनिंग में स्कोर सही किया, और मेरे बच्चे 30% इंग्लिश में स्कोर सही किया। अब आखिरी लाइन में उसने एक शब्द बोला और वो बहुत जरूरी है, इफ द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60%। कहता मिनिमम पासिंग स्कोर जो है वो 60% है, तो हाउ मेनी मोर क्वेश्चन डिड द कैंडिडेट नीड टू आंसर करेक्टली टू पास। कह रहे यार 60% सवाल आपको है ना सभी के कुल मिला के सही जवाब देने होंगे तो आप पास माने जाएंगे। तो बताओ कितने सवालों का और सही जवाब दें कि वो पास हो जाए, कितने सवालों का सही जवाब दे कि वो पास हो जाए। देखिए यार, 2 तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, एक मूर्खों वाला तरीका, फिर एक समझदारों वाला तरीका। मूर्खों वाले तरीके में हमें पता है टोटल सवाल हैं 120, और मुझे 120 में ना 60% सवाल सही करने हैं, तो मैं पास माना जाऊंगा। तो 12 छिक 72, यानी मुझे 72 सवाल क्लियर करने होंगे। लेकिन मैंने किए कितने? तो 20 का 70% निकालूंगा 14 सवाल, 50 का 50% निकालूंगा 25 सवाल, और 50 का 30% निकालूंगा 15 सवाल। आसान डाटा था, खेल पाया। मुश्किल होता तो कस के खड़ा हो जाता। तो 25 और 15 40, 40 और 14 54, यानी मैंने 54 सवालों के सही जवाब दे दिए, जबकि देने थे मुझे 72 के। तो कितने कम दिए भाई? 18। तो यानी 18 सवालों के और सही जवाब देने। लेकिन अगर मैं समझदार होता तो सवाल ऐसे नहीं करता। मुझे जब ये पता ही है कि एवरेज 60% सवाल सही करने हैं, तो यहां तो मैंने 70% कर दिए, मतलब 10% ज्यादा कर दिए, तो मैं 20 का 10% निकालू, यानी मैंने यहाँ 2 सवाल ज्यादा ठीक किए हैं।
यहां 60% करना था, 10% कम किया, 50 का 10% ही 5 सवाल कम सही किए। आपने कहा ठीक है। यहां 60% सही स्कोर देना था, 30 ही दिया, तो 30 की कमी रह गई, तो 50 का 30% यानी 15 की कमी रह गई। तो 15 और 5 20 की कमी और 2 फालतू, तो 20 में 2 गया 18 की कमी। बहुत सिंपल है। जिन बच्चों ने मुझसे एवरेज पढ़ा है वो जानते हैं कि एवरेज से प्रॉफिट एंड लॉस के मैक्सिमम क्वेश्चन ब्रेक किए जा सकते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस मेथड को। अब आगे आते हैं, क्योंकि ये चीजें है ना, ये वर्बली टूटेंगी और जल्दी जल्दी टूटेंगे। ये वाला मेथड कैलकुलेशन वाला है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है, और डाटा आसान है तो ये मेथड फिर भी ठीक लगा। लेकिन अगर डाटा डिफिकल्ट होगा तो यू कैन डू द क्वेश्चन एट 10 to 15 सेकेंड ओनली बाई दिस वे। आइए भाई, कहते हैं यार 7,000 रुपए पे 1 साल 8 महीने के लिए 9% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आप ये देखिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 9% है पूरे 1 साल की, यानी 12 महीने की। अब मुझे चाहिए 8 महीने की, क्योंकि दूसरा जो साल था उसमें केवल 8 ही महीने थी। तो आप कहेंगे कि सर 8 महीने की लेंगे, तो 9 8 72, 12 6 72, तो रेट आ गई 6%। हमने कहा यार ओके रिपोर्ट आपकी, आपकी बिल्कुल सही बात है। अब मैं सक्सेसिव लगाऊंगा तो x+y 9 6 15 और 9 6 54, तो मैं कह दूंगा कि सर 15.54% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। अब ऑप्शन की शक्ल देखें तो या तो आंसर 2000 के नजदीक है या 1000 के नजदीक है। मेरे को देखना है मैं कितना दिमाग दौड़ाऊं। तो यार मैं 7,000 का सिर्फ 15% निकालूंगा तो 15 7 150, यानी 1,050 रुपए इंटरेस्ट तो केवल मेरे 15% से आंसर आ रहा है। अब 0.4 लूंगा तो 1,050 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब मेरा ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। क्योंकि ये 1000 से ना 1,050 से छोटा है और ये 1,050 से थोड़ा बड़ा है, ये बहुत ही बड़े हो गए इसलिए कैंसिल हो गए। ऑप्शन से खेलना सीखिए, उसी की जरूरत होगी पेपर। आइए, कहता है यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि इतनी और इतनी हो जाती है। देखिए बहुत आसान सवाल है। सवाल में कह रहा है कि सेकेंड ईयर में जो अमाउंट है वो हो जाती है 12,000 रुपए, और थर्ड ईयर में जो अमाउंट है ये हो जाती है 13,200। तो आपने देखा एक ही साल तो है, तो दूसरे साल के अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता है वही रेट बनेगी यहाँ, क्योंकि एक ही साल है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 12 से काटा 10 आया, और 12 से काटा 11 आया। तो 10 से 11 होने का मतलब 1 का ब्याज, और 10 पे 1 का ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। आइए, कह रहा है यार एक स्टेशनरी, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि काम करने की गुंजाइश मिले। आए, देखिए मेरे भाई, ए स्टेशनरी शॉप ओनर बाइज 3 टाइप्स ऑफ नोटबुक। देखो भाई, यहां कुछ शब्दों पे फोकस करना। बाइज माने कोस्ट दे रखी है आपको। एक स्टेशनरी की दुकान का मालिक 3 तरह की नोटबुक खरीदता है, खरीदने का मतलब कोस्ट प्राइस दे रहा है। और कैसे कह रहा है? कह रहा है यार पहली जो टाइप है ना उसमें 5 नोटबुक 20 रुपए की। तो पहली जो टाइप है उसमें हम कह सकते हैं कि 4 रुपए पर नोटबुक है, क्योंकि 5 रुपए ना, 5 नोटबुक 20 की। जो दूसरी टाइप है उसमें 2 नोटबुक 9 रुपए की। तो हम ये कह सकते हैं कि सर सेकंड टाइप में ना 2 किताब 9 की, तो एक किताब आई 4.5 रुपए की। 4.5 रुपए पर नोटबुक, मुझे समझाना इसलिए लिखना पड़ रहा है। और थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो कहता है 10 किताबें 45 की। तो इसका मतलब 45 को 10 से भाग देंगे तो फिर से 4.5 रुपए पर नोटबुक हमारी कीमत आई। हमने कहा हाँ यार ठीक है। फिर कह रहा है कि यार वो इनको ना मिक्स करता है, किस अनुपात में? 3:4:3 में। यानी वो ये कह रहा है कि भैया मैंने यहां से 3 किताबें ली हैं, 3 नोटबुक लिए, तो यहां से 4 नोटबुक लूंगा, तो यहां से मेरे भाई मैं 3 नोटबुक। ऐसा सवाल कह रहा है। दो तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब अब कहता है उसने सारी किताबों को ना 4 किताबें 19 रुपए के भाव से बेच दी। 4 किताबें 19 रुपए के भाव से बेच दी। तो कहता है यार इस कहानी में ना उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आपको बताना है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बताना है। तो पहले हम ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते हैं क्या बनी। तो आप कहेंगे देखिए सर, भाई 3 किताब 4 के हिसाब से 12 की, 4 किताब 4.5 के हिसाब से 18 की, 3 किताब 4.5 के हिसाब से 13.5 की। तो देखो यार 18 12 30, 30 और 13 43.5, यानी कोस्ट प्राइस जो है ना सीपी जिसे हम कहते हैं दैट इज 43.5। अब हम निकाल लेते हैं यार सेलिंग प्राइस क्या हुआ। तो हमने कितनी किताबें ली हैं? 3 और 4 12 और 3 ना सॉरी 3 और 4 7 और 3 10, 10 किताबें ली हैं। भाई 3 यहाँ, 4 यहाँ, 7 और 3 10।
अब यहां सवाल ने कहा कि भाई 4 किताबें 19 रुपए की हमने बेची हैं, तो अगर 19 रुपए में आप 4 किताब बेच रहे हो तो एक किताब इतने में बेचोगे, तो 10 किताब कितने में बेचोगे, यही तो सवाल है। क्योंकि यहां किताबें तो 10 थी, तो 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 19 5 95, 95 का आधा करोगे तो 2 चौक 8 और 2 7 14, 47.5। यानी हम ये कह देंगे कुल मिला के उसने किताबें बेची 47.5 की। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब कह रहे हैं जी क्या हुआ है, तो हम कहेंगे यार देखते हैं, 47 में 43 गया तो 4 का प्रॉफिट हुआ है। तो 4 का प्रॉफिट हुआ 43.5 पे, तो 100 पे कितना। अब आपने देखा कि पहली बात प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो लॉस वाले ऑप्शन हटा दो सवाल से, लॉस वाले ऑप्शन हटा दिए। अब मुझे एक चीज ये देखनी है कि या तो आंसर 10 होगा या 10 से कम होगा। अब अगर यहां 40 होता मेरे बच्चे, नीचे लिखा हुआ, अगर यहां 40 होता तो मैं कह देता 4 एकम 4, 4 ढाई 40, 1/10 आंसर आ जाता 10%। लेकिन यहां 40 तो है नहीं, तो इसका ना आंसर 10% आएगा नहीं। अगर आंसर 10% नहीं आएगा तो एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा यहां करेक्ट आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पेपर में आपको इस सवाल को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी तरीका और बहुत पागलों वाला तरीका है। तो सर फिर हमें करना क्या चाहिए? ध्यान से देखिए, हमें ये पता है कि उस सवाल ने ये कहा कि भाई मैंने 4 नोटबुक 19 रुपए के भाव से बेची है। तो 19 को 4 से भाग दोगे तो आप कहोगे जी हर एक किताब या हर एक नोटबुक हमने 4.75 रुपए में बेची है। ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी नोटबुक। और मैं एवरेज के तरीके को हर जगह प्रीफर करता हूं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, भाई यहां हमने खरीदी थी 4 में और बेची 4.7 में, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 0.75 का प्रॉफिट आया। तो ₹0.25 को 3 से गुना करेंगे तो ₹2.25 का प्रॉफिट तो यही कमा दिया मैंने। अब यहां 4.5 में खरीदी और 4.75 में बेची, तो मतलब 0.25 का प्रॉफिट, 25 चौको 100 यानी ₹1 का प्रॉफिट हुआ। यहां पे भी 4.5 में खरीद के 4.7 में बेची तो 0.25 का प्रॉफिट, तो 3 पे 0.25 का प्रॉफिट, 0.75 का प्रॉफिट। अब अगर मैं समझदार हूं तो मैं ये कह दूंगा कि भाई मुझे 75 पैसे और 25 पैसे, ₹1, 2 ₹3 और 1 ₹4 का प्रॉफिट हुआ है। हाँ या ना, कितने का प्रॉफिट हुआ है? ₹4 का। लेकिन ये है मेरा पर आर्टिकल, पर नोटबुक का मेरा सेलिंग प्राइस है। तो ₹4 मुझे जो प्रॉफिट हुआ है ना, 2.25 और 0.25 यानी 3 और 1 ₹4 जो प्रॉफिट हुआ, कितने आर्टिकल पे? 3 और 4 7 और 3 10 आर्टिकल पे। तो ऑन एवरेज एक आर्टिकल पे कितना हुआ? 0.40 का प्रॉफिट हुआ या 0.4 का प्रॉफिट। अब आपको यह समझना है क्या कि यार अगर हमने पर आर्टिकल 4.75 रुपए में चीज बेची और 0.40 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट सेलिंग से घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा। 75 में 40 गया 35, यानी मैं कह दूंगा कि एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो सीपी है वो 4.35 है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, बस इतने से बात बन जाएगी। ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, और मुझे निकालना है परसेंटेज, तो मुझे रेशियो लेना है। पॉइंट से मैं पॉइंट काट दूंगा। अब यहां से देखूंगा तो मेरा 40 का प्रॉफिट है, 40 का प्रॉफिट है 435 पे, और भी रेशियो कटता है तो काट सकते हैं, तो 100 पे कितना। अब सीधी सी चीज है कि पहली बात तो प्रॉफिट आएगा, तो लॉस आंसर नहीं है। दूसरा, अगर यहां 400 होता लिखा हुआ तो 40 से 400 कट के 1/10 आ जाता, आंसर 10%। लेकिन यहां 400 से बड़ा है तो आंसर 10 से छोटा होगा, और 10 से छोटा प्रॉफिट में एक ही ऑप्शन भी। क्लियर है? देखिए इस वाले में क्या गड़बड़ थी कि इसमें हमें सबसे गुना करना पड़ रहा था, ठीक है, और फिर हमें सेलिंग प्राइस 4 नोटबुक का 19 है तो हमें 10 नोटबुक का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ रहा था। लेकिन इस वाले में अगर दिमाग दौड़ाओगे तो इसमें बहुत कम मेहनत के साथ हमने किया। हमने सीपी पूरा नहीं निकाला, हमने सेलिंग प्राइस पूरा नहीं निकाला, एक आर्टिकल का एसपी निकाला, एक का सीपी निकाला, और उसके बाद सवाल को सोल्व कर दिया। खुद से एक बार बैठ के दोबारा इस क्वेश्चन को देखना और फिर बताना कैसा लगा। देखिए यार, हमने हार्डेस्ट शिफ्ट उठाई हुई है सीजीएल 2025 की, है ना, इजी शिफ्ट तो उठाई नहीं है। आगे सवाल में कह रहा है कि विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल कवर खरीदे, एक C1 टाइप का, एक C2 टाइप का और एक C3 टाइप का, और कह रहे हैं इनके सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो दे रखा आपको 3:4:, इस अनुपात में सेलिंग प्राइस है इनका रेशियो। कहता है पहले वाले पे 25% प्रॉफिट कमाया, दूसरे वाले पे 10% का प्रॉफिट कमाया, और तीसरे वाले पे 20% का लॉस कमाया। अब इशू ये है कि ये है सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, और मुझसे पूछ रहा है कि यार ये बताओ पूरे लेन देन में कुल मिला के क्या कहानी हुई, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। अब दिक्कत कहां फंस रही है? अच्छा सवाल को ध्यान से देखें तो ऑप्शन बहुत दूर दूर भी है ना। तो हम 2 तरीके से सवाल को तोड़ेंगे। पहला तरीका कि सीधी सीधी कैलकुलेशन, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 में खरीदा, 1 का लाभ 5 में बेचा, तो 5 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी?
5 यूनिट 3 को, तो 4 की वैल्यू कितनी? तो 4 3 12/5, 12/5 का मतलब ये हो गया भाई 12/5 यानी 2.4, 4 3 12/5 ना, तो इतना, यानी हमने इस चीज को खरीदा होगा 2.4 में। मेरा पॉइंट समझ पाए? आराम से प्यार से समझ जाएगा, यानी 0.6 का प्रॉफिट हुआ। अब आइए, हमने 10% में लाभ में बेचा, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ तो बेचा 11 में, तो 11 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? तो 10 चौक 40, 40 को 11 से भाग देंगे तो आप कहेंगे 11 3 33, बचा 7, तो 11 6 66, यानी लगभग 3.6 में खरीदा होगा। तो 4 में बेचा, 3.6 में खरीदा, यानी 0.4 का लगभग प्रॉफिट हुआ है। यहां लॉस हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 1/5 सॉरी, तो 5 में खरीदा, 1 का लॉस, तो बेचा कितने में? 4 में, तो 4 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू कितनी? तो 25/4 को बांटेंगे तो आएगा 6.25। अब हमें ये देखना था कि यार हमने 5 में खरीदा है ना, 5 में बेचा है और 6.25 में खरीदा था, तो यहां हुआ है लॉस 1.25 का, 1.25 का हुआ है लॉस। आपने कहा ठीक है, अब मैंने इसकी डबल स्लाइड कर दी ना, हाँ ठीक है, मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए सवाल में। अब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, यानी 1 रुपए का कल मिला के प्रॉफिट है और 1.25 का लॉस है, तो अभी भी हम ये कह सकते हैं 0.25 का आपको लॉस है। तो 0.25 का लॉस है, तो यानी प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट गए, ये गया काम से, ये गया काम से। अब इनको जोड़ते हैं तो 2.4 और 3.6, तो आप कहेंगे 6 और 6 12.25, तो हमें देखना कितना परसेंट बना। तो देखो यार 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 नहीं में 225, 1/49। मैं कह रहा हूं अगर 1/49 की जगह 1/50 लिखा होता तो 1/50 जो होता है वो 2% होता है। अब ये 1/49 है तो 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी लॉस होगा और 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो ये तो 4 के आसपास आ गया, तो यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एक तरीका तो ये वाला है ना, ऑप्शन दूर थे तो मैंने इस सवाल को इस तरह खेल दिया। दूसरा तरीका इस सवाल को ये भी करने का हो सकता है कि देखिए यार 4 और 5 से भाग देना ना कभी भी बड़ी दिक्कत नहीं होती, 4 5 से भाग देना सबसे आसान होता है। मेन दिक्कत होती 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से 11। तो करो क्या कि पहले इन सबको 11 से गुना कर दो, तो थोड़ी कैलकुलेशन आपको आसान महसूस हो जाएगी। 11 से गुना करके कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आसान है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 में खरीदा, 1 का लाभ, 5 में बेचा, तो 11 3 33, 33/5 गुना 4, ऐसे कर ले। तो यहां वाला बहुत आसान हो जाएगा, 10 से 11 तो 11 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 4, 10 चौक 40, तो सीपी आ जाएगा 40। तो जो आप यहां थोड़ा पॉइंटों में घबरा रहे थे ना, 11 से भाग देते तो वो चीज थोड़ा आसान हो जा रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कैलकुलेशन कैसे महसूस हो रही है किस सवाल पे। आइए देखिए यार, सवाल बहुत ही आसान है। कब? जब मैंने इस सवाल को पढ़ लिया। आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। सवाल ने क्या कहा, कहता है कि भैया ए हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्क्ड अप बाय 50% अबव द कॉस्ट, ड्यूरिंग ए सेल इट इज ऑफर्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता है सेल में 20% का डिस्काउंट दिया गया हमारे पास में, एक स्पेशल कस्टमर था, उसको एडिशनल एक Y% का डिस्काउंट और दे दिया, और फाइनली ये चीज सेल कर दी 4,320 में। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसे प्रॉफिट हुआ है 8% का, यानी 4,320 रुपए में बेचने के बाद 8% का प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस 4,320 और 8% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब सीपी से तो कम होगा। अब यहां देखिए सीपी 5,000 है या 4,800 है या 4,500, ये तीनों के तीनों सीपी 4,320 से बढ़े। तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं सर एक तो ही आंसर होगा और वो होगा मेरा ए ऑप्शन, क्योंकि वही छोटा है, वही छोटा है, बाकी सारी वैल्यूज क्या क्या है, बड़ी है। आपने कहा हाँ सर बात आपकी सही है। और किस तरीके से सवाल को टैकल किया जा सकता है? लेकिन मान लीजिए अगर मुझे सवाल को डिटेल करना हो तो मैं डिटेल कैसे करूंगा? तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार, उसने ये कहा कि भाई कोई महंगी घड़ी थी, उसकी कीमत हमने 50% ज्यादा लिखी, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी अगर उसका कॉस्ट 2 था तो हमने उस पर कीमत लिखी है 3। फिर हमने क्या किया, हमने फिर 20% का डिस्काउंट दिया 1/5, यानी 5 कीमत थी तो 4 का हमने बेच दिया, यानी 1 का डिस्काउंट देके इतने बेच दिया। अब कहता है कि यार इसके बाद हमने एक और कहानी कही है, एक काम और भी किया है यहाँ पे। मैं कह रहा हूं यार सिर्फ यहीं तक की बात कर लो पहले, अगर हम यहीं तक की बात करें आगे ना छेड़ें, तो 2 से काटेंगे 2 आया, तो 5 की चीज 6 में, यानी अगर कॉस्ट 5 रुपए थी तो पहले डिस्काउंट के बाद हम चीज कितने में बेच रहे थे? 6 में बेच रहे थे, इतने में बेच रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इस पे हमने एक डिस्काउंट और दिया और वो डिस्काउंट था Y% का,
और इसके बाद जो आर्टिकल है वो 8% प्रॉफिट पे बेच दिया गया। तो प्रॉफिट तो सीपी पे कैलकुलेट किया गया होगा, तो 5 पे 8% निकालोगे, 5 8 40, यानी 0.4 का प्रॉफिट। मतलब हमने चीज बेची होगी 5.4 में। तो भाई 6 रुपए की चीज 5.4 में बेची गई, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया? तो आप कहेंगे 0.6 का। और 6 पे 0.6 का डिस्काउंट अपने आप में कहता है 10% है। तो हम वाई की वैल्यू से भी ऑप्शन जस्टिफाई कर सकते थे। जरूरी नहीं हम उससे करें, बहुत आसानी से कर सकते थे। भाई 2 की चीज पे 3 लिख दिया, फिर 5 की चीज को हमने 4 में बेच दिया पहले डिस्काउंट के बाद। हमने कहा थोड़ी देर दूसरे डिस्काउंट को छोड़ दो। मतलब अगर 5 में चीज खरीदी थी तो 6 में बिक रही थी पहले डिस्काउंट के बाद, फिर आपने एक डिस्काउंट और दिया और फिर आपने इतने में बेची, लेकिन इससे आपको 8% प्रॉफिट हुआ। तो 5 पे 8% 0.4 का प्रॉफिट, यानी 5.4 में बेची। तो 6 से 5.4 में बेचना मतलब 0.6 का आपने डिस्काउंट दिया। देखिए दोस्त आगे कहता है ए और बी किसी काम को 12-18 दिन में कर लेते हैं। तो देखो यार 12 और 18 का एलसीएम आया 36, तो 12 तीय 36 और 18 दूनी 36। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कहता है वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए को बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? सवाल में पूछ रहा है ए को बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। हाउ मेनी मोर डेज विल ए टेक? ए कितने दिन लेगा? अब मुझे पता है कि जो भी रिमेनिंग काम बचेगा, जो भी मेरा रिमेनिंग काम बचेगा, उसको मुझे ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा, क्योंकि बचे हुए काम को ए पूरा कर रहा है। और ए की एफिशिएंसी ध्यान से देखो तो बटे में 3 आ रखी है। तो यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसके बटे में 3 होगा, क्योंकि सारे में बटे है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3। तो आंख बंद करके ऑप्शन ए लगा दो। लेकिन अगर सोल्व करना हो तो हम ये कहेंगे कि देखिए सर, शुरुआत में कह रहा है वे साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो यानी दोनों मिल जाए तो एक दिन में 3 और 2 5 काम, तो 4 दिन में कितना कर देंगे? 20। तो टोटल काम है 36, 36 में 20 काम हो गया, बचा कितना? 16। 16 काम को ए करेगा, ए की एफिशिएंसी 3। हाँ जी, आइए भाई। कहता है एक दुकानदार 2 प्रकार की चाय मिलाता है। कहता है द फर्स्ट क्वालिटी कॉस्ट दिस इज मिक्स्ड विद द सेकंड क्वालिटी इन द रेशियो दिस इज द मिक्सचर इज सोल्ड एट दिस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ तो मतलब सीपी पे बेचा गया। कह रहा है 150 रुपए किलो वाली चीज और दूसरी कोई अमाउंट होगी। कहते हैं इनको 4:5 में मिक्स किया है और मिश्रण का जो रेट आया वो 130 रुपए आया। तो 150 में 130 गया तो 20 आया। तो भाई 5 चौक 20, तो 1 यूनिट 4, तो 4 चौक 16। तो ये वाली वैल्यू इससे 16 छोटी होगी, मतलब 114 होगी। और यही मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, कहता है ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, मिलके मतलब ए भी 30 दिन आएगा और बी भी 30 दिन आएगा। अब कहता है ए ने 16 दिन तक काम किया, तो ए को आना था 30 दिन, आया 16 दिन, तो ए के कितने दिन का काम बचा हुआ है? आप कहेंगे 14 दिन का काम बचा हुआ है। तो कहता है शेष काम को करने में बी को 44 दिन लग गए। भाई ये बताओ, ए और बी दोनों मिलके 30 दिन में करते हैं, मतलब ए भी 30 दिन आए, बी भी 30 दिन आए। तो बी को आना था 30 दिन, आया 44 दिन, तो कितने दिन ज्यादा आया? तो जवाब होगा 14 दिन ज्यादा आया। क्यों? क्योंकि ए 14 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया था। तो यहां से समझ में आ गया कि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, यानी ए और बी की एफिशिएंसी इक्वल है। तो यानी ए और बी हर कोई 60-60 दिन में करेगा, क्योंकि दोनों मिलके 30 दिन में, तो अलग अलग 60 दिन में करेंगे। तो आंसर आ गया। जिन भाई को अभी समझ में नहीं आया है वो आप इस तरह से कर लें कि भाई ए प्लस बी मिलके पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है ए ने 14 दिन काम किया, बचे हुए काम पे बी ने 44 दिन लगाए। यहां से सोल्व करके ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, दैट इज 1:1। तो टोटल काम एक और एक 2 यूनिट हो गया, 2 को 30 से किया, टोटल काम 60। तो ए कितने दिन में करेगा? 60/1, बी भी 60/1। भाई ये ए 16 दिन है, इसकी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ए 16 लिख लेना। आइए, कहता है एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण 5:7:4 के अनुपात में। देखो यार, ऑरेंज, एप्पल और गुआवा, इनका जो मिक्सचर है वो 5:7:4 के रेशियो में। अब कह रहा है कि इस मिश्रण से 24 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया गया। तो भाई अगर 24 लीटर निकाल भी दोगे तो भी क्वांटिटी तो यही रहेगी, जो मतलब रेशियो तब भी यही रहेगा। और कह ये रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस मिला दिया भैया, और 6 लीटर अमरूद का रस मिला दिया गया। यदि सेब के रस की परिणामी मात्रा संतरे की रस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है। कहता है ये एप्पल की जो क्वांटिटी है वो ऑरेंज से
14 लीटर ज्यादा है तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए, क्या होगी। देखिए यार, पहला तरीका तो ये होगा, सवाल सबको समझ में आया, दोबारा बताता हूं। ये कह रहा है कि भैया ये कोई मिश्रण था, इस मिश्रण में ऑरेंज, एप्पल और गुआवा का जो रेशियो था 5-7-4 था, हमने 24 लीटर निकाल लिया, तब भी रेशियो वही रहा। फिर हमने संतरा 10 लीटर मिला दी, ये 4 लीटर मिला दिया, सेब को नहीं मिलाया। तो कह रहा है ये वाली वैल्यू बताओ। लेकिन एक नई चीज क्या कह रहा है, कहता है ये सारी कहानी होने के बाद, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 14 लीटर मोर देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस। कहता है सेब की जो क्वांटिटी है वो संतरे से 14 लीटर ज्यादा है। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं तो सवाल इन दो पे घूम रहा है और किसी पे घूम ही नहीं रहा है। वो ये कह रहा है सेब की क्वांटिटी 14 लीटर ज्यादा है। मैं कह रहा हूं यार अच्छा, एक बात बताओ, पहले मैं डिटेल बताता हूं तब समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। भाई अगर मैं इसे 5x क्वांटिटी मान लूं, इसे 7x मान लूं, इसे 4x मान लूं, तो ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी होगी? 5x जमा 10। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और एप्पल की क्वांटिटी कितनी हो गई? 7x। और सवाल में कह रहा है कि अब फाइनल में एप्पल जो है वो ऑरेंज से 14 लीटर ज्यादा है। दिस इज बेसिकली द स्टेटमेंट। तो 7 में 5 गया 2x, और ये 10 उधर यहां माइनस का होगा क्योंकि 10 माइनस आएगा और उधर जाएगा 14 और 10 24 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो 12 है। मैं इसी चीज को कह रहा था, ये एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा भी समझ सकते हैं। भाई ये 7 यूनिट ज्यादा है, ये 5 यूनिट ज्यादा है, मतलब ये 5 यूनिट है, ये 7 यूनिट, यानी इसमें और इसमें जो डिफरेंस है ना वो 2 यूनिट का, 2 यूनिट का। जबकि ये इसमें 10 लीटर फालतू है, यहां पे इसमें 10 और मिलाया, और कह रहा है 10 मिलाने के बाद भी एप्पल 14 लीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑरेंज और एप्पल का जो डिफरेंस होगा 10 और 14 24 यूनिट, 24 लीटर होगा। वही चीज यहां हमने इसको 5x 7x बताई कि भाई 7x में से ये क्वांटिटी घटा रहे हो तो 14 आ रही है, तो मतलब ये जो डिफरेंस है ना 2x, ये बेसिकली इससे 24 लीटर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 10 यहां फालतू, उसके बाद भी 14 ज्यादा है, तो मतलब वो एक्चुअल में ये 2 यूनिट 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 2 यूनिट 24 समझ में आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई 5 7 12 और 4 16, तो टोटल मिश्रण 16, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 16 12 192। तो यहां मिश्रण 192 और 192 में 24 जोड़ेंगे तो टोटल जो मिश्रण आएगा वो 216 आएगा। और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ऑप्शन है। देखिए भाई, एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन मुझसे आखिरी में जो पूछा हुआ है ना वो परसेंटेज पूछा हुआ है। तो जब भी सवाल में परसेंटेज फ्रैक्शन रेशियो पूछा जाए तो रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती। तो कह रहा है कि यार एक जगह को 1 घंटे 45 मिनट में ट्रेवल कर लेती है, तो 60 और 45 यानी 105 मिनट में ट्रेवल कर लेती है। अब कहता है ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए समय 15 मिनट बढ़ गया, तो 105 में 15 जोड़ेंगे तो अब 120 मिनट लग रहा है। तो ये है टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो ये है 15 7 105, 15 8 120। तो नेचुरल स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे 8 7 होगा। यानी पहले स्पीड अगर आपकी 8 थी तो अब घट के हो गई 7, तो कितने की कमी? 1 की। 1 की कमी 8 पे 100 पे कितनी? मतलब 12.5%। यानी आपको स्पीड में 12.5% की कमी करनी होगी। कह रहे यार एक स्टूडेंट है, अपने घर से 4 की स्पीड से जाता है, तो कहता है 15 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन अगर 6 की स्पीड से जा रहा है तो कहता है 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। डिस्टेंस बताए। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस का फार्मूला होता है दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, जो दो स्पीड दे रखी है उनका प्रोडक्ट, बटे दोनों ही स्पीड का डिफरेंस, बड़े में से छोटा घटाओ, और डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहां दो स्पीड दे रखी 4 और 6, डिफरेंस आया 2, और टाइम का डिफरेंस देखिए तो ये 15 मिनट लेट और ये 5 मिनट जल्दी, यानी 20 मिनट। 20 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे 60। तो भैया 20 3 60, 3 दूनी 6, तो आंसर आ गया 4। कह रहे यार एक वृत्ताकार मैदान पर 120 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत इतनी है, मैदान की त्रिज्या ज्ञात करिए। अगर हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे कुछ भी काम करेंगे, उसकी बाड़ लगाएंगे तो उसकी सरकमफ्रेंस पे लगाएंगे, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होगा मेरे भाई 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, और आर की वैल्यू हमें पता करनी है। और सवाल में क्या कह रहा है कि इसकी जो कॉस्ट है ना वो 120 रुपए प्रति मीटर है। तो अगर ये सरकमफ्रेंस आई तो इसे 120 से आपको गुना करना पड़ेगा, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो 3768। लेकिन मजे की बात जो है यहां पे वो ये कि ऑप्शन दूर दूर है, 5 10 15 20। तो क्या किया जाए? तो हम एक काम कर लेते हैं। क्या? मैं कह रहा हूं इसको 3.14 ले लेते हैं, जब कैलकुलेशन ही करनी है हमने तो। अब लगाते हैं दिमाग कि भाई आर की वैल्यू क्या रखी जाए।
देखिए यार, जीरो से ना तो डेसिमल कट के एक जगह आ गया, और मुझे पता है कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऑप्शन दूर दूर है, तो इसे 31.4 मान लेते हैं। 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 62.8, यानी लगभग 63 आया। अब 63 को 12 से गुना करेंगे तो 12 थी 36, और 12 6 72, और 3 75, यानी ये आ गया 756। अब 756 को किससे गुना करूं कि 3700 के आसपास आ जाए? भाई 10 से गुना कर दूंगा तो ये तो 7500 के आसपास आ जाएगा, तो ना 10 है तो ना 15 हो सकता, ना 20 हो सकता, तो बचा 5, यही मेरा आंसर हो। फिर से बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने ये कहा कि यार ऑप्शन दूर दूर हैं, तो मैं क्यों झंझट पालू। मैंने जीरो से इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर दिया। अब मैंने कहा 2 से गुना करूंगा तो 31 दूनी 62.8 आया, तो मैंने 62.8 को उठा के 63 लिख दिया। 63 को 12 से गुना किया तो 12 6 72, यानी लगभग 720 के आसपास आ रहा है। वैसे आंसर 750 56 आ रहा था। तो मैंने यहां देखा कि यार 700 आया, तो 700 को किससे गुना करूं इन ऑप्शन में से कि 3700 आ जाए? तो 700 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा, क्योंकि ऑप्शन दूर है तो हमें इजी खेलना चाहिए सवाल में। ऑप्शन नजदीक होते तो करना पड़ता कैलकुलेशन। कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक वर्ताकार लोगो एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर पूरी तरह से फिट किया जाता है। वृत्त के चारों ओर अप्रयुक्त वर्गाकार स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, ये एक छोटा सा रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी वर्ग की भुजा ए है और इसके अंदर मैक्सिमम साइज का सर्कल खींचा जाए, तो ये जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन रह गया, इसका एरिया हमेशा ही 3/14 ए स्क्वायर रहता है। 3/14 ए स्क्वायर रहता है, 3/14 ए स्क्वायर रहता है। इस बात को ध्यान रखना। चाहे वो सर्कल ऐसे डायमीटर लेके इधर और इधर सेमी सर्कल खींच दे तो भी ये 3/14 ए स्क्वायर होगा। चाहे हम चारों कोनों पे सर्कल खींच दें इस तरह से, तो भी जो बीच वाला एरिया होगा वो 3/14 ए स्क्वायर होगा। हाँ है ना? ऐसे ही अगर इसके अंदर 4 छोटे छोटे गोले कर दें तो भी ये जो साइडेड पोर्शन बच गया व्हाइट कलर का, या ऐसे खींच दें तो, या ऐसे खींच दें तो इन सारे ही केसेज में साइडेड पोर्शन के एरिया हमेशा ही 3/14 ए स्क्वायर होगा। और ए का मतलब है साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा। क्या और अगर सवाल में मान लीजिए पूछा जाता है कि वर्ग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल ये वाला है, तो मेरे बच्चे जब आप इसको पूरी तरीके से सोल्व करोगे तो ये लगभग 78.57% बनता है। लेकिन उसको अभी छोड़ते हैं, उस पे एच है अंकित भाग को, लेकिन उसको छोड़िए, अभी 3/14 ए स्क्वायर को पकड़ के चलिए। अब अपने सवाल पे आते हैं। अच्छा हाँ, अगर यही कहानी मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल में हो, किसमें हो? रेक्टेंगल में, आयत में हो यही कहानी, जैसे ध्यान दोगे तो ये लंबाई ए है और ये चौड़ाई बी है, और इस तरह से 2 सर्कल खींचे जाते हैं, तो ये जो साइडेड पोर्शन आया, या इस तरह से जो साइडेड पोर्शन आया, या इस तरीके से जो साइडेड पोर्शन आया, इनका एरिया भी सेम रहता है 3/14 ए स्क्वायर। अब चूंकि वर्ग जो रहता था उसकी भुजा ए होती थी, तो वहां तो ये 3/14 ए स्क्वायर लिखते थे, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, और यहाँ आयत है तो आयत में ए गुना बी करना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई करनी होती है। समझ पाए मेरे भाई? अब हम अपने सवाल पे वापसी आते हैं। तो हमें ये देखना था कि इस सवाल का जो एरिया होगा, आंसर होगा, वो 3/14 ए स्क्वायर होगा। अब बड़ी बात यह है कि जो हम वर्ग बना रहे हैं, लेट्स से हमारा वर्ग है और इसके अंदर हमने कोई सर्कल बनाया, तो सर्कल की रेडियस 14 है, अगर रेडियस 14 है तो डायमीटर 28 हो गया, तो वर्ग की भुजा 28 होगा, तो 28 गुना 28। आपने कहा यार बिल्कुल ठीक बात है, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16, यानी मेरा आंसर लगभग 168 है। आप कहेंगे लगभग तो नहीं आ रहा, एक्यूरेट आ रहा है। हाँ भाई, बेसिकली ये जो 3/14 ए स्क्वायर वाला रिजल्ट बनाया हुआ है ना, 3/14 ए स्क्वायर वाला जो रिजल्ट बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है जब जब पाई की वैल्यू 22/7 हो। ठीक है, एक्चुअल में वैल्यू पाई की 22/7 होती ही नहीं है, एक्चुअल में वैल्यू 3.14 वो वाली होती है ना? तो ये जो आंसर दे रखा है ना 168.25, ये दे रखा है 3.14 वाले से, जबकि हमने जो रिजल्ट बना रखा है 22/7 से बना रखा है। तो ऑप्शन में इतना गैप रहता है कि आप खेल सकते हैं चीजों को। आइए भाई, कह रहा है यार एक वृत्ताकार घड़ी की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी सर्कुलर कोई घड़ी है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है मेरे बच्चे। कहता है इस मिनट की सुई की नोक द्वारा 30 मिनट में तय की गई दूरी की गणना कीजिए, मानते हुए कि यह घड़ी का मुख के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हमको एक बात पता है यार कि 60 मिनट में पूरी कहानी गा देगी, मतलब ये पूरा सर्कल कवर हो जाएगा 60 मिनट में। 60 मिनट में पूरा सर्कल घूम जाती मिनट वाली सुई, तो 30 मिनट में यहां से यहां ही होगी, तो हमें ये सरकमफ्रेंस पता करनी है। अब इसमें रिजल्ट लिखवा है, हाँ लिखा है, तो यार इस रिजल्ट को ध्यान से देखना और ये बहुत जगह काम आएगा। अगर रेडियस 7 है ना, या व्यास 14 है, तो मेरे बच्चे पेरीमीटर 44 होगा और एरिया 154 होगा।
ये बेस यूनिट है 7, 44, 154। अब अगर मैंने रेडियस डबल कर दी है ना, तो पेरीमीटर डबल होगा। यहां ध्यान देना, यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे। मेन रेशियो पहले वाला, इसको याद करना और कुछ नहीं। अगर रेडियस डबल कर रहे हैं या डायमीटर डबल कर रहे हैं तो पेरीमीटर डबल हो जाएगा, लेकिन जो एरिया है वो 4 गुना होगा। एरिया मेरे बच्चे 4 गुना होता है। जैसे यहां देखेंगे तो रेडियस 3 गुना की है, 7 3 21, तो पेरीमीटर भी 3 गुना हो रहा होगा, लेकिन एरिया जो, सॉरी भाई ये एरिया कहां गलत कर दिया तुमने, तो ये एरिया जो होगा ना 9 गुना होगा। तो 9 चौक 36, 9 5 45 और 3 48, 9 का 9 4 13, यहां 1386 आएगा भाई। यानी एरिया हमेशा, अगर रेडियस एक्स गुना कर रहे हैं ना, तो पेरीमीटर भी एक्स गुना होता है, लेकिन एरिया एक्स स्क्वेयर टाइम्स होता है। तो हमें पता है कि 7 44 154 होता है, यानी रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 और एरिया 154 होता है। अब रेडियस हमारी 14 है तो डबल हो रहा है, तो इसका मतलब पेरीमीटर भी डबल होगा 88। यानी ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर 88 होगा, लेकिन हमें तो आधा ही सर्कल चाहिए, तो आधा सर्कल होगा 44। तो ये 1 सेकंड में आंसर देने का सवाल है। कहता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, कहता है इसके लंबवत रेखा का ढलान क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, हम जब भी स्लोप निकालते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस सी लिखते हैं। तो जो ये x का कोफिशिएंट होता है स्लोप होता है, तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है -3, मतलब पहले वाली लाइन का जो स्लोप है वो -3 है। और इसमें दो कंडीशन होती है, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। अगर दो लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, जैसे ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होता है। तो इस केस में क्या होना है कि परपेंडिकुलर बोला है तो -3 को किससे गुना करें कि 1 आ जाए ना, -1 आ जाए, तो आप कहेंगे 1/3 से गुना करो, तो दूसरी लाइन का स्लोप 1/3 हो। देखिए भाई, x माइनस 1/x 3 है तो पावर 4 पूछा है। जब भी यहां पावर 4 पूछा जाए और प्लस का साइन हो, तो हर हाल में आपने एक काम करना है कि ऑप्शन में 2 जोड़ के देखना है कौन सा परफेक्ट वर्ग बनता है। 2 जोड़ के कौन सा परफेक्ट वर्ग बनता है, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, 119 और 2 121 ये बन रहा है। तो यहां से डिटेल करना हो तो पहले इसका वर्ग निकालेंगे, तो x² प्लस 1/x²। तो सर वर्ग करके 2 जोड़ेंगे क्योंकि -3 का, और 9 और 2 11, फिर इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करके 2 घटाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन था ए। आइए भाई, कहता है 2.5% ऑफ 200, तो 200 का 2.5%, हमें वैसे पता ही है 2.5% की फ्रैक्शन 1/40 होती है, काटेंगे तो 5 आ, वरना 25 दूनी 50, यानी 5 वहां से भी सीधा सीधा निकल रहा था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये मजा आया होगा इस सेशन में। अगर आपको मजा आया है तो ये मेहनत हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो बस आप एक काम करिए, आप चाहें तो इस लाइन को अब यहां से स्किप भी कर सकते हैं, कि आप जो नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन्हें आप कैरियरवेल ऐप के बारे में बता सकते हैं, मेरे ऐप के बारे में बता सकते हैं, मेरे बारे में बता सकते हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज होगी। थैंक यू।